हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो हमारा तीसरा लेक्चर है और पिछले दो लेक्चर्स यू मस्ट वॉच, आपको देखनी चाहिए, तभी ये थर्ड लेक्चर में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, कुछ भी रहता है क्वेरीज वगैरह तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। जेन्युइन क्वेरीज रहेंगी, ठीक है, उनको मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे वर्किंग ऑफ द कांस्टेंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वगैरह देखेंगे, चेंजेस और जो भी कुछ अदर फंक्शंस परफॉर्म किए गए थे वो देखेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिकोड किया जाएगा, तो ध्यान से बैठिए। आप बुक खोल पे भी रख सकते हो या फिर भैया सीधे तरीके से आंख बंद कर लीजिए, हेडफोन डाल दो और चिल करो, चिल वे में सुनो, बहुत अच्छे से आपको ग्रास्प हो जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा है सॉरी हाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई है, उसका कंपोजिशन देखा है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन नवंबर 1946। ठीक है, तब देखेंगे भैया नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946। ये जो डेट है ना वो ध्यान में रखना है, या फिर ऐसे ध्यान में रखो दिसंबर 1946। मैं बताऊंगा आगे चल के आपको कुछ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है, हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ठीक है, द फर्स्ट मीटिंग वाज बॉयकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग फर्स्ट मीटिंग को अटेंड करती है क्या? नहीं करती है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वही भैया उनका चलता रहता है कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान। क्या हमें सेपरेटेड चाहिए पाकिस्तान, इसके ऊपर अभी वो लटक के रहते हैं। तो इस वजह से द द फर्स्ट मीटिंग विच वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 वाज बॉयकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है, तो जो टोटल स्ट्रेंथ थी कितनी थी? टोटल स्ट्रेंथ थी 389, हमने देखी है। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को मिले थे 296 सीट्स और 93 सीट्स मिले थे प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, ये जो 93 सीट्स में से तो उन्होंने, हमने इलेक्शन भी देखा है, तो ये तो आने वाली नहीं थी। ठीक है, इन्होंने भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उससे स्टे अभी किया था कि हम दूर रहेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने किया था। जो 296 सीट्स थी उसके लिए क्या हुए थे, इलेक्शंस वगैरह हुए थे। ठीक है, तो जो 296 आई थिंक 296 जो सीट्स है, ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग अटेंड की गई थी वो सिर्फ 207 मेंबर ने की थी। कितनी की गई थी? 207 मेंबर ने की थी। आंकड़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मे भी हो सकता है इन आंकड़ों की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो, थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ मैंने। ठीक है, देखो, टू 389 क्या थी हमारी टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। उसमें से ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को मिले थे 296 और प्रिंसली स्टेट्स को मिले थे 93 सीट्स। ठीक है, अब जो जून जुलाई या फिर जुलाई अगस्त 1946 में जो इलेक्शन हुआ था वो 296 सीट्स के लिए हुआ था। और हमने देखा है कि यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने से मना किया था। ठीक है, तो 296 सीट्स में से जब फर्स्ट मीटिंग हुई, कब हुई फर्स्ट मीटिंग? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें से सिर्फ 207 मेंबर ने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की थी। ठीक है, क्यों 207? क्योंकि जो 73 सीट्स थी 296 सीट्स में से 73 सीट्स क्या मिली थी? मुस्लिम लीग को जो मिली थी। तो उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। किस वजह से? कि वो अभी भी बोल रहे थे कि हमें हमारा सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, इस वजह से उन्होंने क्या किया था, बॉयकॉट किया था। ये बॉयकॉट होने के बाद, ठीक है, जो 207 मेंबर्स थे इन्होंने क्या किया, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कोई ना कोई तो हेड करेगा। वहां पे डेलिब्रेशंस हो गए, डिस्कशंस हो गए, तो कोई ना कोई तो मॉनिटर करने के लिए होगा। किसी ना किसी के पास तो पावर चाहिए, किसको बोलने देना है, किसको कब बोलने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है। कौन रहता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, एज ए टेम्पररी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना आप, एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट। ठीक है, किसे अपॉइंट किया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों टेम्पररी प्रेसिडेंट करके अपॉइंट किया जाता है? बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्योंकि ये जो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये जो थे ये ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। कोई तो भी एक फ्रेंच प्रैक्टिस, उसे फॉलो करके इन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। फ्रेंच प्रैक्टिस क्या थी इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी इतना काम का नहीं है। ठीक है, तो टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट करके क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी, ठीक है, इन दिनों को एज ए वाइस प्रेसिडेंट करके अपॉइंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। देखो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ओनली 207 मेंबर्स, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर यानी आफ्टर 2 डेज 1946 को राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट करके अपॉइंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। इसके अलावा एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी, इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट करके क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तब यहाँ पे एक सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अगर मेरे नजरिए से आप देखोगे तो मुझे लगता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ Constituent Assembly, although he was a temporary president, but formally he was appointed as a president of the Constituent Assembly. So, according to me, Dr. Sachidanand Sinha was the first प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नॉमिनल सा था फर्स्ट मीटिंग, किसने बॉयकॉट की, क्यों बॉयकॉट की, और भैया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे फिर से क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मेनली आप क्रोनोलॉजी के ऊपर फोकस करो, 2-4 कीवर्ड से, बाकी नॉमिनल है। जैसे 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। और 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट है फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उनको क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम। उसके बाद देखो हिस्टोरिक फर्स्ट मीटिंग अभी किया हमने दिसंबर 9 1946। उसके बाद बॉयकॉट किया गया था किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अटेंड कितनी की थी, 211 मेंबर्स ने की थी। ये थोड़ा जो आंकड़ा है थोड़ा टैली हो वैरी हो सकता है। लक्ष्मीकांत में 207 दिया है, कहीं कहीं पे ये 211 भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो टेम्पररी प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कौन से प्रैक्टिस करके, बाय फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिस। व्हाई? बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। Then permanent president was elected on the 11 December 1946. Who was he? He was the Dr. Rajendra Prasad. Then टू वाइस प्रेसिडेंट्स थे, एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमचारी। इनकी डेट नहीं इनकी मराठी आ गया था थोड़ा। इनकी डेट अगर ध्यान में नहीं रखी तो भी चलेगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड वन प्रेसिडेंट एंड टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर दिया गया है बी.एन. राव, या आगे की चल पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सर बी.एन. राव। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है बेटा मेन अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। अपडेट ध्यान में रखो। 9 दिसंबर फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, 11 दिसंबर परमानेंट प्रेसिडेंट, 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, एक रिजोल्यूशन लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। व्हाट वाज द एम ऑफ दिस रिजोल्यूशन, द एम ऑफ रिजोल्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एम क्या रहेंगे, ठीक है। रिजोल्यूशन में क्या दिया था, व्हाट वाज द रिजोल्यूशन, द रिजोल्यूशन वाज अबाउट व्हाट वाज द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है या फिर असेंबली है उसके फंडामेंटल्स क्या रहेंगे, फिलोसफी क्या रहेंगे। देखो फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की, उसके बारे में यहाँ पे क्या दी गई थी, जानकारी दी गई है, ठीक है। तो बेसिकली हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल का एक बेस है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज प्रीएम्बल, ओके। तो it was moved by the Jawaharlal Nehru when on 13 December 1946, ठीक है। What was it about? It was about the aim of Constituent Assembly. It was about the fundamental and philosophy of the constitutional structure. तो बेसिकली क्या रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, इस तरह से रहेगा, इसके बारे में यहाँ पे क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अब
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ के लो, ठीक है। ये हो गया एक बार ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो इसके बाद की जो भैया चैप्टर है बहुत इजी है, फैक्चुअल है, जल्दी हो जाएगा। देखो फिर द फर्म एंड सोलेम रिजोल्व, आपको कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है सबसे पहले कहता है कि इंडिया कैसे रहेगा, इंडिया कैसे रहेगा। तो इंडिया रहेगा सर, क्या ध्यान में रखना है आपको, सर। सर यानी एस फॉर सोवरियन, क्या रहेगा देखो यहाँ पे सोवरियन, एक सेकंड, एस फॉर क्या रहेगा सोवरियन, आई फॉर इंडिपेंडेंट और आर फॉर रिपब्लिक, आर फॉर क्या रहेगा रिपब्लिक। तो भैया ये बताते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो क्या करेगी, वो डिक्लेयर करेगी, बताएगी इंडिया कैसा रहेगा, इंडिया रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा, सुवरियन रहेगा और क्या रहेगा रिपब्लिक रहेगा। और भैया किस तरह से उसको फ्यूचर में गवर्न करना है, ठीक है, वो उस तरह से क्या करे, ड्रॉ अप फॉर फ्यूचर गवर्नेंस है कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतना ध्यान में रखो कि भैया इंडिया जो है इंडिपेंडेंट रहेगा, सोवरियन रहेगा और रिपब्लिक रहेगा। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया है, ठीक है। तब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिपब्लिक के मतलब के लिए खाली आप एक कीवर्ड ध्यान में रखो, पॉपुलर सोवर्निटी। क्या ध्यान में रखना है, पॉपुलर सोवर्निटी, यानी भैया अल्टीमेट पावर belongs to the people, ultimate power belongs to the people, and supreme power rests with the people, ठीक है। एंड दे इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव rather than hereditary monarch। एंड क्या होता है, जैसे रिपब्लिक और मोनार्की में आपको डेफिनेशन डिफरेंसेस बताओ। देखो मोनार्क, मोनार्की, मोनार्की में क्या होता है, एक किंग होता है, एक किंग के बाद उसका बच्चा किंग बनता है, ये मरने के बाद उसका बच्चा किंग मरता है, यानी ये ऐसे चल रहा है। तो इसे हम रिपब्लिक कहेंगे क्या, इसे रिपब्लिक नहीं कहेंगे, बिकॉज दिस किंग्स इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। दे कम टू द थ्रोन ऑन द हेरिडिटरी बेसिस, यानी भैया वो अपना हक बजा रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द रिपब्लिक। इन द रिपब्लिक द सुप्रीम पावर रेस्ट विद द पीपल, पॉपुलर सोवर्निटी, लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा किंग, ठीक है। इसलिए जो पावर है वो किसके पास रहती है, पीपल के पास रहती है, सुप्रीम पावर, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए भाई हमारा जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर रिपब्लिक की बात करें तो द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। किसके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट, सॉरी पीपल के द्वारा, कौन, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो होती है उसको डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा। आने वाले समय में जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे और जो पहले के कुछ चैप्टर्स है उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना ध्यान में रखो, ठीक है, कि रिपब्लिक यानी क्या होता है कि जो सुप्रीम पावर होती है वो रेस्ट होती है पीपल के, पीपल में, यानी भैया पॉपुलर सोवर्निटी भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये मोनार्की और रिपब्लिक का डिफरेंस ध्यान में रखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो और एक कीवर्ड इंडिपेंडेंट, तो भैया आजाद है, इसका कोई इतना टेंशन नहीं है। उसके बाद दिया है सोवरियन, क्या दिया है, सोवरियन। मैं आपको एक डायग्राम के जरिए आपको सोवरियन समझाता हूँ, थोड़ा बहुत वहां पे आपको ध्यान में दो, ठीक है। देखो सोवरियन समझने के, सोवरियन और डोमिनियन ये समझ के लो, सोवरियन वर्सेस डोमिनियन। देखो सोवरियन का मीनिंग क्या होता है कि आप एक्सटर्नल और अपने इंटरनल, ये देखो, ठीक है, आप अपने एक्सटर्नल यानी बाहर के और इंटरनल अफेयर्स बिना किसी की परमिशन लिए क्या कर सकते हो, गवर्न कर सकते हो। यानी आपको इंटरनली जो भी डिसीजंस लेने हैं या फिर एक्सटर्नली जो भी डिसीजंस ले हो आप खुद के खुद ले सकते हो, आपको किसी की परमिशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडिया सोवरियन है, प्रेजेंट स्टेट में हम बात करेंगे, ठीक है। क्या इंडिया सोवरियन है, जी हाँ इंडिया सोवरियन है। क्या इंडिया इंटरनली किस तरह से काम करेगा, इसकी परमिशन लेने की जरूरत है क्या हमें किसी से, नहीं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या रहेगी, अभी हम देख रहे हैं कि ईरान का जो वॉर चल रहा है उसमें हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है क्या हम भैया अमेरिका से परमिशन ले रहे हैं क्या कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए,
या फिर नॉर्मल वे में भी या फिर नॉर्मल टाइम्स में भी क्या हम परमिशन लेते हैं क्या रशिया से, चाइना से, कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, आप परमिशन दो, हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। नहीं, हम किसी से परमिशन नहीं लेते। तो इंडिया क्या है, सोवरियन है, ठीक है, अपने एक्सटर्नल मैटर को हैंडल करने में भी और इंटरनल मैटर को हैंडल करने में भी, इसे ही सोवरियन कहा जाता है। ताकि आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है वेदर इट इज इंटरनली और एक्सटर्नली, वी कैन डू इट। दैट्स व्हाई वी कॉल इंडिया इज अ सोवरियन कंट्री। ठीक है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी या फिर कोई है और भी जो कोई चीज़ है, वो हमको किसी से पूछ के नहीं करते या फिर कोई हमें बताता नहीं कि तुम ऐसे करो करके। ठीक है, इसे ही कहा जाता है सोवरेन। अब डोमिनियन में क्या होता है कि आप देखो, ये एक है और ये पर अथॉरिटी। ठीक है, अब डोमिनियन में क्या होता है कि आपके जो इंटरनल मैटर्स है वहां पे तो आपको फ्रीडम रहता है कि आपको जिससे चाहे वैसा आप कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल मैटर्स में आपको क्या, आपकी जो सोवरियन अथॉरिटी है, ठीक है, उसकी क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। देखो, ये जो सर्कल है ये अपने आप में क्या कर सकता है, खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है, लेकिन इसके बाहर अगर इसको डिसीजन लेना है तो इसे इस सर्कल की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। इसे कहा जाता है डोमिनियन। यानी क्या होता है डोमिनियन में, कि आप इंटरनली जो भी है सब कुछ हैंडल कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल मैटर्स में आपके ऊपर जो अथॉरिटी बैठी है उसकी आपको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। इसे कहा जाता है डोमिनियन और सोवरियन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बताता है कि इंडिया भैया इंडिपेंडेंट रहेगा, सोवरियन रहेगा और रिपब्लिक रहेगा। ठीक है, सोवरियन का मीनिंग समझ में आया, रिपब्लिक का मीनिंग समझ में आया। रिपब्लिक का मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, वी हैव अ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, although he was a indirectly इलेक्टेड। ठीक है, ये बात आपके ध्यान में रखना है। और मोनार्की में क्या रहता है, द किंग कम्स टू द पावर ऑन द हेरिडिटरी बेसिस। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो अब क्या कहा गया है, ओके, सोर्स ऑफ, और यार यहाँ पे 2 पॉइंट थोड़ा साला घपला हो गया यहाँ पे। ओके, नो इशू, थोड़ा टेरिटरी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो कि अभी इंडिया जो है सोवरियन, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा है इन्होंने कि टेरिटरीज, अब इंडिया बनेगा तो इंडिया में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो टेरिटरीज, इन्होंने कहा है कि टेरिटरीज अभी जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, अभी जो ब्रिटिश इंडियन की जो अभी टेरिटरीज है वो क्या बन जाएगी, इंडियन स्टेट्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, इंडियन स्टेट्स बन जाएंगी। ठीक है, और कुछ स्टेट्स या फिर टेरिटरी जो आउटसाइड इंडिया है, कुछ पोर्शन, कुछ टेरिटरी जो इंडिया के आउटसाइड में है, या फिर ऐसे कुछ स्टेट्स जो इंडिया में आके मिलना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं और हमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन सबका मिला के हम क्या बनेंगे, कि यूनियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। ये यहाँ पे दिया गया है। यानी अब तक जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज है उन्हें इंडियन स्टेट्स कहा जाएगा। ठीक है, और ऐसे कुछ स्टेट्स और ऐसे कुछ टेरिटरीज जो इंडिया के बाहर है लेकिन दे वांट टू ज्वाइन द इंडिया विलिंगली। ठीक है, तो भैया आओ, हमें ज्वाइन करो। हम सबका मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, हम सबको मिलके एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ये यहाँ पे दिया गया है सेकंड पॉइंट में। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में देखो क्या दिया गया है। ठीक है, अब जो ये जो जो टेरिटरीज आने वाली थी आउटसाइड वाली, या फिर भैया जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है, ठीक है, इनकी जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज होंगी ना, प्रोविंसेस यानी जो टेरिटरीज है उनकी तो बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, जैसे भैया मद्रास की ये रहेगी, इसकी ये है, बॉम्बे प्रोविंस की ये है, इसकी प्रोविंस की ये, ऐसी बाउंड्रीज है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये जो बाउंड्रीज है हम एज इट इज जैसे कि वैसे रखेंगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, ठीक है, एक लॉ के द्वारा, ठीक है, उसे क्या किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। इतना ही ध्यान में रखना, ज्यादा कुछ नहीं। कि जो टेरिटरीज है उनको हम एज इट इज वैसे के वैसे रखेंगे जैसे कि प्रेजेंट बाउंड्रीज है, या फिर एज पर लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि भैया अब ये जो पावर रहेगा, ठीक है, टेरिटरीज तो आ गई थी, इनको क्या क्या पावर रहेगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इनको गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सभी पावर रहेंगे, क्योंकि ये जो काम करेगी या फिर इनको जो स्टेटस दिया जाएगा वो दिया जाएगा ऑटोनॉमस यूनिट्स का स्टेटस। यानी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप भैया खुले यानी बहुत फ्रीली क्या कर पाओगे, काम कर पाओगे।
आपको गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की सभी पावर मिल जाएंगी। सिर्फ जो पावर यूनियन में क्या रहेंगी, यूनियन में वेस्टेड रहेंगी, वो पावर छोड़ के बाकी सब पावर आपको मिल जाएगी। इवन द रेसिडुअरी पावर्स भी आप एक्सरसाइज कर पाओगे। यानी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने के लिए जो पावर एक्सरसाइज करने की यानी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है, वो सभी पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी सभी पावर आप ले सकते हो। ये दिया गया है बेटा थर्ड पॉइंट्स में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। कौन सी पावर नहीं दी गई है, सिर्फ भैया जो यूनियन में वेस्टेड रहेगी, जो पावर यूनियन में रहेगी, ठीक है, वो पावर जो यूनियन में इनहेरेंट रहेंगी, जो पावर यूनियंस को दी जाएंगी, वो पावर भैया आपको नहीं मिलेगी। बस इतना ही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। ये होने के बाद अभी ये तो हो गया कि आपको ये धमका दिया जाएगा, टमका दिया जाएगा, लेकिन ये जो हमका ढमका टिमका जो है, ठीक है, ये कहाँ से आएगा, ये जो पावर है वो कहाँ से डिराइव होगी। तो ये पावर जो डिराइव होगी यानी सोर्स ऑफ पावर रहेगा, तो कौन रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया की सोर्स ऑफ पावर कौन रहेंगे, पीपल ऑफ सोवरियन इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी सोर्स ऑफ पीपल, सॉरी, सोर्स ऑफ पावर कौन रहेंगे, पीपल ऑफ इंडिया। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि गारंटेड जस्टिस देंगे, ठीक है। क्या कहा गया है, हम सिक्योर करेंगे, गारंटी देंगे कि भैया सभी लोगों को क्या मिले, जस्टिस मिले, क्या मिले, जस्टिस मिले। ये सोर्स ऑफ पावर में भी आप पॉपुलर सोवरेनिटी ध्यान में रख सकते हो, पॉपुलर सोवरेनिटी यानी सुप्रीम पावर रेस्ट विद द पीपल, ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद इन्होंने बात की कि भैया हम क्या करेंगे, गारंटीड एंड सिक्योर्ड करेंगे। क्या सिक्योर्ड करेंगे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। देखो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, व्हेन वी लर्न द प्रीएम्बल वी विल कवर इन दैट चैप्टर, ओके। तो यहाँ पे अगर मान लो कि सोशली यानी भैया किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ काइंड ऑफ। इकोनॉमिक यानी भैया इनइक्वलिटी नहीं रहेंगी ऐसे। और पॉलिटिकल यानी जैसे मान लो कि आर्टिकल 325 यानी आर्टिकल 326 की यहाँ पे बात की जाएगी, यानी राइट टू वोट सभी को मिलेगा। यानी पॉलिटिकल जो ऑफिसेस है वो सभी के लिए खुले रहेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भैया आप इस कास्ट के हो, आप इस सेक्स के हो, तो आपको यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है, काइंड ऑफ इस तरह से। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, फ्रीडम देंगे, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी सबको, सब लॉ के सामने समान होंगे। फ्रीडम ऑफ थॉट मिलेगा, नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की यहाँ पे बात की गई है। आपको जो रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करना है फॉलो कर सकते हो, आपको जिस रिलीजन पे फेथ रखना है रख सकते हो, जिसकी पूजा करनी है आप पूजा कर सकते हो। इसके अलावा जो वोकेशन आपको करना है, नहीं भैया जो व्यवसाय वगैरह आपको करना है, पेशा जो रहेगा आपका, वो आप सभी क्या कर सकते हो, चुन सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो सभी जो रहेगा इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे भैया, पब्लिक मोरालिटी, नहीं भैया किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो पब्लिक मोरालिटी का एक बात, ओके, हम पब्लिक मोरालिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये कर लेंगे, हाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सभी भी दिया जाएगा। इसके अलावा सेफगार्ड्स किसको देंगे भैया, माइनॉरिटीज को, ताकि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी को सप्रेस ना कर पाए। जैसे मान लो इन्होंने बात की यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की एंड डिप्रेस क्लासेस की, जैसे ट्राइबल वाइबल्स की, ठीक है। इनको क्या करेंगे, हम सेफगार्ड्स देंगे, ठीक है, ताकि ये भी क्या हो पाए, मेन स्ट्रीम लाइन में आ पाए सोसाइटी के, क्या हो पाए। क्योंकि हमें पता है हिस्टोरिकली इनके साथ क्या हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। तो इनजस्टिस दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे ना। जैसे सेफगार्ड्स दिए क्या, एट्रोसिटीज एक्ट है करंट में बात जाए तो, रिजर्वेशन, ठीक है, ये काइंड ऑफ सेफगार्ड्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो, ओके, उसके बाद और दिया गया है कि ये जो हमारा इंडिया है ये क्या करेगा, जो सोवरियन अभी इंडिया जो फॉर्म होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा अपने टेरिटरी पे, और अपने सोवरियन राइट्स लैंड, सी, एयर, इस पे भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और हम एक सिविलाइज नेशन के, जिस तरह से एक सिविलाइज नेशन चलता है उस तरीके से हम क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। और हम वर्ल्ड पीस के लिए भी क्या करेंगे, काम करेंगे। ये भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये नॉमिनल से ये ध्यान में रखना, आपको ऐसे भी वो समझ आएंगे, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये जनवरी, अगेन डेट ध्यान में रखना, 22 1947 को क्या किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये पूरे मत यानी यूनानिमसली यानी सभी लोग
इस पे क्या होते हैं, सहमत होते हैं। क्या होते हैं, सहमत होते हैं। ठीक है, एंड यूनानिमसली इसको क्या किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है ऑन 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन आता है, फिर उसे कहा जाता है प्रीएम्बल। क्या आ जाता है, प्रीएम्बल। क्या होता है प्रीएम्बल, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एम बताता है, फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है सर। ठीक है, उसके बाद टेरिटरीज, जो इंडिया में आना चाहती है जो भी होगा, ठीक है, उनका क्या बनाएंगे हम, यूनियन बनाएंगे। उसके बाद थर्ड में क्या कहा गया है कि इनको पावर्स दी जाएंगी, ये एज एटोनोमस यूनिट्स करके काम करेंगे। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट चलाने के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी पावर्स रहती है वो सभी पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, बस विथ रेसिड्यूरी पावर, और रेसिड्यूरी पावर्स भी मिलेंगे। बस जो पावर यूनियन के पास है या फिर जो पावर यूनियन को दी गई है वो पावर ही एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और ये सभी जो पावर है वो कहाँ से डिराइव होगी, पीपल के द्वारा, यानी सोर्स ऑफ पावर क्या रहेंगे, पीपल रहेंगे। ठीक है, यानी पॉपुलर सोवरेनिटी की यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम गारंटेड जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर एक के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का भी हक होगा, और सेफगार्ड्स भी करेंगे। और सभी जगह हम अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, और वर्ल्ड पीस के लिए भी क्या करेंगे, हम काम करेंगे। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब एडॉप्ट किया जाता है, 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, यूनानिमसली एडॉप्टेड, एक कीवर्ड ध्यान में रखना। ठीक है, यूनानिमसली एडॉप्टेड, ये कीवर्ड ध्यान में रखना, ये कीवर्ड है मेन, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अभी थोड़ा सा पोर्शन है, अभी कवर कर लेते हैं, हो जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, आई नो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। क्या फिर से नया लेक्चर बनाना, ठीक है, अब भी पढ़ लो, यूपीएससी करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, जिसके द्वारा भैया हमारा पार्टीशन में नहीं, इंडिया और पाकिस्तान अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आते ही क्या होता है, एक माउंटबेटन प्लान आता है। ठीक है, माउंटबेटन प्लान गवर्नर थे तब के। ठीक है, ये 3 जून 1947 को एक प्लान लाते, और प्लान क्या था, पार्टीशन प्लान। क्या था, पार्टीशन प्लान। तो ये जैसे ही पार्टीशन प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो मुस्लिम लीग जो बॉयकॉट कर रहे थे वो अपने प्लेस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ले लेते हैं। प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने भी अब तक स्टे अवे वाला ये रखा था, स्टांस रखा था, वो भी क्या करने लगते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपना जगह ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुस्लिम लीग के जो यहाँ पे मेंबर्स आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इंडियन डोमिनियन से थे वही आते हैं। क्या आते हैं, जो इंडियन डोमिनियन से थे वही आते हैं। ये थोड़ा आप ध्यान में रखो, मे भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947, ठीक है, तब क्या होता है, जैसे एक एक्ट आता है, इस एक्ट के द्वारा कुछ चेंजेस होते हैं असेंबली में। असेंबली की आपकी जो पोजीशन थी वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो क्या चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहले असेंबली जो है फुल्ली सोवरियन बॉडी बनती है। यानी अभी मैंने सोवरियन का मीनिंग समझाया, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर आप खुद हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत है क्या, किसी की भी परमिशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो असेंबली को एक स्टेटस दिया, असेंबली को स्टेटस मिलता है, क्या मिलता है, असेंबली वाज द फुल्ली सोवरियन बॉडी। फुल्ली सोवरियन बॉडी अगर असेंबली बनती है, तो जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो भी एक्ट्स लाए थे, ठीक है, जो भी कुछ लाया था, ठीक है, जो भी एक्ट्स बनाए थे, लॉ लाए थे, उनको अब्रोगेट और उनको अब्रोगेट और उनको एब्रोगेट और अल्टर करने की पावर अब किसके पास होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मिल जाती है। अब जो अगर वो चाहे तो ये कर सकती है। यानी भैया व्हेन असेंबली बिकम अ फुल्ली सोवरियन बॉडी, असेंबली कैन abrogate or alternate any law made by the British Parliament in relation to India। यानी इंडिया के रिलेशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब तक जो भी कायदा कानून जो भी बनाया था, ठीक है, उनको अल्टर करने की या फिर अब्रोगेट रद्द करने की भैया पावर किसके पास आ जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास आ जाती है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देखो भाई सोवरियन बॉडी है, तो हमें जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा
असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनती है। अब लेजिस्लेटिव बॉडी यानी क्या हो जाएगा कि अगर कुछ लॉ वगैरह बनाने हैं तो क्या बना सकती है, असेंबली बना सकती है। इसलिए असेंबली क्या बनती है, लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जैसी ये लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है इसे दो फंक्शन असाइन किए जाते हैं, टू सेपरेट फंक्शंस क्या किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं। ठीक है, एक फंक्शन है भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है, फ्री इंडिया के लिए, और ऑर्डिनरी लॉज एनेक्ट करने का भी पावर किसे मिल जाता है, इन्हें मिल जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, तो क्या इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने क्या चेंजेस किए, तो थ्री चेंजेस ऐसे किए। तो क्या हुआ, तो एक तो असेंबली फुली सोवरियन बॉडी बन गई, तीसरी क्या बन गई, असेंबली बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी बनने के बाद इसको दो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने थे। एक तो भैया फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, जो ऑर्डिनरी लॉज कंट्री को चलाने के लिए चाहिए वो भी क्या कर सकती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकती थी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो है, ठीक है, मुस्लिम लीग क्या करते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से विड्रू कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से विड्रू कर देते हैं। ठीक है, यानी कौन से, जो भैया पाकिस्तान के एरिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन प्लान आ चुका था 3 जून 1947। ठीक है, पार्टीशन प्लान आ चुका था, तो ऑब्वियसली है अब क्या होने वाला था कि भैया इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट स्टेट बनने वाले थे। ठीक है, तो उन लोगों का क्या काम, फिर जो पाकिस्तान से बिलोंग करते उनका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या काम, क्योंकि अभी दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने वाली थी, वन फॉर द पाकिस्तान एंड सेकंड फॉर द इंडिया। ठीक है, तो जो पाकिस्तान के एरिया से बिलोंग करते थे वो तो अभी छोड़ के चले जाएंगे सीट्स, तो विड्रू करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। बराबर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो अभी कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी हमारी वो थी 389। समझ में आ रहा है, उसमें से 296 जो थी वो किसको मिली थी, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को मिली थी, और 93 सीट्स मिली थी प्रिंसली स्टेट्स को मिली थी। अब जो 389 वाला जो आंकड़ा है वो आ जाता है 299 पे। वाई, बिकॉज कि यहाँ होता है कि भैया मुस्लिम लीग विड्रू करते हैं जो पाकिस्तान एरिया से बिलोंग करते हैं 299 से। ठीक है, उसके बाद देखो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को कितनी मिलती है, 296 यहाँ पे थी, तीन को मिल जाती है यहाँ पे 229, और जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को मिली थी यहाँ पे इन्हें मिल जाती है 70 सीट्स। तो ये ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है और आप स्लाइटली कंफ्यूज हो सकते हो। 299 सीट्स आ जाती है 389 से लेके कितनी, 299। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट मेड थ्री चेंजेस। फर्स्ट, द असेंबली बिकेम अ फुली सोवरियन बॉडी, जो चाहे वो कर सकती है, लेजिस्लेटिव बॉडी बनी। ठीक है, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बनी, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम इसको दिया गया था और ऑर्डिनरी लॉज भी एनेक्ट करने का काम इसको दिया गया था। मुस्लिम लीग विड्रॉ करती है जो पाकिस्तान एरिया से बिलोंग करते हैं, इस वजह से टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 389 से लेके 299 बन जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है कि अब असेंबली, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी, और लेजिस्लेटिव बॉडी यानी भैया जो भी थोड़े बहुत ऑर्डिनरी लॉज एनेक्ट करना है उनका काम। ठीक है, तो व्हेन एवर असेंबली मेट एज ए कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी इट वाज चेयर बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी है तो इसका काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, और वेन एवर इट वॉज work as a legislative body, it was chaired by the जीवी मालवनकर। तो लेजिस्लेटिव बॉडी में भी भैया ऑर्डिनरी लॉज क्या करना है, एनेक्ट करना है, बस नॉमिनल सा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चेयर की जाती थी। लेजिस्लेटिव बॉडी ऑर्डिनरी लॉज कंट्री के लिए एनेक्ट करना है, जीवी मालवनकर के द्वारा क्या की जाती थी, उसे चेयर किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ 389 थी, जैसे ही मुस्लिम लोग विड्रॉ करते हैं ये जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ जाती है, 299 आ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब नॉमिनल सा पोर्शन है एडॉप्शन रेटिफिकेशन, ये आप पढ़ के भी कर सकते हो, थोड़ा मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी जो मेजर वाला पोर्शन था वो तो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, एडॉप्शन एंड रेटिफिकेशन। ठीक है, हम नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया जाता है 22 जुलाई 1947। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है डेट्स में, तो नेशनल फ्लैग का ध्यान में रखना। Before the India got independence, the national flag was adopted on 22nd July 1947 and India got independence on 15 August 1947। ठीक है, फिर मई 1949 में क्या आता है, जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है उसे क्या किया जाता है, रेटिफाइड। कॉमनवेल्थ यानी क्या होता है कि जैसे ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, यानी इंग्लैंड ने जिन जिन लोगों को, यानी जिन जिन कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाई थी, उन सब का क्या बनाया था उन्होंने, ग्रुप बनाया। ठीक है, उसे कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता था। यानी भैया अब सभी फ्री हुए हो गए, तो फिर भी हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे फ्रीली। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ वाला अलग सा किस्सा है, मैं आपको किसी और लेक्चर में समझा दूंगा, यहाँ पे अभी समझाने की उसको जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। एंड ऑन द सेम डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो जो नेशनल फ्लैग है 22 जुलाई 1947 को, कॉमनवेल्थ की रेटिफिकेशन में 1949 को, जनवरी 1950। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि एडॉप्टेड किया गया था एंथम एंड सॉन्ग। कब किया गया था, जनवरी 24 1950 को। ठीक है, इसके अलावा जनवरी 24 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, हमारे फ्री इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद देखो अभी इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने दिन यानी बैठी थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल 11 सेशंस हुए थे। ठीक है, उसमें से 114 डेज ड्राफ्ट बनाने के लिए गए थे, और 64 लाख जो है वो स्पेंड हुए थे, यानी 60 कंट्रीज क्या किए थे, ये घूमे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन था वो कंप्लीट था 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। नॉमिनल सिर्फ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप इनको इसको पढ़ के भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसका फाइनल सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन यहाँ से डिसमिस हो गई थी क्या, नहीं। ठीक है, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करके काम करती रही, कब तक, 26 जनवरी 1950 तक, यानी जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस नहीं हो जाता, इन फोर्स में नहीं आ जाता, तब तक। ठीक है, जनवरी 26 1950 तक, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इन्होंने जो भी आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट का फंक्शंस करना कब बंद कर दिया, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 एंड 52 के बाद। आपको ये बात थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने थोड़ी लाइटली बता दी आपको। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड डे।